हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम बात करेंगे पार्ट 6 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.2। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है, इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं और सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। That's why we have taken a separate video on it, as we have discussed in the last video। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, ताकि हम समझ में आएगा आपको कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन बन जाती है तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे इस वीडियो पे जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम ऑन टू द पॉइंट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 सेज, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन for the following problems and find their solution by the substitution method। तो substitution method का यूज करके हमको जितनी भी प्रॉब्लम्स गिवन है उन सब का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले हमको क्या करना है, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। अब जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं। इट इज नॉट द सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस अलग अलग होता है। तो आप हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करोगे। ठीक है, क्लियर है। और जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जैसा आपको बोलेगा क्वेश्चन वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अपना दिमाग नहीं लगाओगे। क्लियर? तो ध्यान रखना, इसलिए जो सब्ट्रैक्शन होते हैं वो नेगेटिव भी आ जाते हैं, बट डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। व्हाट द क्वेश्चन सेज, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। ओके, दैट मींस लेट द लार्जर number is 26. Let the larger number be x, not the 26 actually. The difference is 26. Let the larger number be x and the smaller number is y. ठीक है, larger number x ले लिया, smaller कितना ले लिया, y. So the difference between them x minus y is 26। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। अब सोचो, एक नंबर 3 टाइम से किसका, दूसरे नंबर का, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटर नंबर होगा वही 3 टाइम्स होगा। साफ दिख रहा है, स्मॉलर नंबर तो 3 टाइम्स हो नहीं सकता, बड़े ग्रेटर नंबर के स्मॉलर नंबर तो 3 टाइम्स नहीं हो सकता। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वी हैव टेकन स्मॉलर नंबर एज y, सो इट इज x इज इक्वल्स टू 3y। तो जो x है अपना वो y के 3 टाइम्स के इक्वल है, मतलब स्मॉलर नंबर के 3 टाइम्स के इक्वल है कौन, x। बन गई दोनों इक्वेशन। कितना सिंपल है अब इसका सॉल्यूशन, बस आपको x की वैल्यू जो आपके पास आई है वो प्लेस कर देनी है। कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। So we got x minus y is equals to 26 and the other equation is x is equals to 3y। क्या है सेकंड इक्वेशन, x is equals to 3y। प्लेस कर देंगे, x is equals to 3y प्लेस करेंगे यहां पर, तो we got 3y minus y is equals to 26। सब्ट्रैक्ट करेंगे, we'll get 2y is equals to 26 and y is equals to 13। y के लिए कितने आ गए बच्चों, 13। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू, वहां प्लेस करके x की वैल्यू। सो वी गॉट x is equals to 3 multiplied by 13, आंसर आएगा 39x is equals to। ठीक है, तो जो लार्जर नंबर लिया था वो कितना आ गया, 39, स्मॉलर नंबर कितना, 13। वंस अगेन क्लास, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंसर स्टेटमेंट मेंशन करोगे, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे x और y नहीं पूछे थे, क्वेश्चन ने आपसे वो वैल्यू पूछी थी जिनका डिफरेंस 26 है। सो वो वैल्यूज क्या है बच्चों, 39 एंड 13, है ना। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। ठीक है, 39 और 13 वो अपने रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जिनका यूज करके अपन जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसको सॉल्व करेंगे। समझ गए बच्चों, दैट्स हाउ वी डू इट। चलो आ जाए नेक्स्ट वाले पार्ट पे। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू वी नो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, बोला था ना मैंने, अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे अलोंग विद द सब्स्टिट्यूशन वन, इसलिए ध्यान रखना। तो डू वी नो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, द एंगल्स व्हिच हैज द सम ऑफ, आई मीन द पेयर ऑफ एंगल व्हिच हैज द सम ऑफ 180 डिग्री। दैट मींस इफ आई से दैट वी हैव टू एंगल्स x एंड y, और अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? Now what says, the larger of the two supplementary angle exceeds the smaller number by 18 डिग्री। ठीक है, ये तो सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो सप्लीमेंट्री एंगल पे ही खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने ले लिया let the larger number be x and the smaller one be y। ठीक है, we have taken x and y as the smaller and greater number। Now as it says that they are supplementary, so
x plus y is equals to 180 degree from equation number 1, and it says that the larger of the angle, है ना, the larger of the angle exceeds the smaller number by 18. So that means if I take the larger number as x, so this number exceed the smaller number. Okay, if I have a smaller number over here, इसको exceed कर रहा है, मतलब इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18. तो अगर y में मैं स्मॉलर नंबर में 18 ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास x आ जाएगा? बस यही तो बोल रहा था, समझ गए? तो दिस इज आवर सेकंड कंडीशन जो बोलती है कि अगर स्मॉलर नंबर में मैं 18 ऐड कर दूंगा तो फर्स्ट नंबर यानी ग्रेटर नंबर आ जाएगा, ठीक है? और इन दोनों का सम 180 डिग्री तो है ही, क्लियर? अब ध्यान से देखना. सो x की वैल्यूज मेरे पास में क्लियरली दिख रही है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. वी आर प्लेसिंग दिस वैल्यू टू इक्वेशन नंबर 1. तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1. So equation 1 has x plus y is equals to 180 degree. So it becomes y plus 18 plus y equals to 180 डिग्री. समझ गए? फिर से बताऊं, x की वैल्यू y प्लस 18 में यहां प्लेस कर दूंगा तो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? तो अब देखो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. y और y क्या हो जाएगा? 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ट्रांसफर कर देंगे 2y को. 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 को ट्रांसफर करते हैं. चलो सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों, सबट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 162 ओवर हियर, ठीक है? चलो ध्यान से देखो. सो वी गॉट 2y इज इक्वल टू 162 एंड y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2. सबट्रैक्ट करने का आंसर आएगा 81. तो y की वैल्यूज कितनी आ गई है बच्चों? 81, ठीक है? अब मुझे निकालना है x की वैल्यू. तो देखो क्या करना है, बस y में 18 ऐड कर देना है, x आ जाएगा. चलो तो वी आर प्लेसिंग x is equals to y plus 18. तो x is equals to 81 plus 18. तो x की वैल्यूज आ जाएगी 99 डिग्री. तो x अपना आ गया 99 डिग्री और 81 डिग्री आ गया y. अब आपसे फिर से x और y थोड़ी पूछा था, आपसे पूछा था लार्जर और स्मॉलर एंगल. तो hence the larger angle is 99 degree and the smaller angle is 81 डिग्री. ठीक है, आगे दोनों एंगल, बस निकाल लिया आंसर. इतना इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है. ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट देखते हैं. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज. अब हमको बैट और बॉल का कॉस्ट पता है क्या? नहीं, तो उसको अज्यूम करना पड़ेगा. तो ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं लेट the cost of a bat is x and the cost of a ball is y. ठीक है, अब एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट तो हमको पता चल गया. 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा? क्योंकि उसने 7 बैट और 6 बॉल बाय किए हैं. ठीक है, तो ध्यान से देना. तो 7 बैट का कॉस्ट होगा 7x, 6 बॉल का कॉस्ट होगा 6y और इनका टोटल कॉस्ट होगा 3800 रुपीज. इक्वेशन नंबर 1 इजी है बच्चों, ऐसे बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन, लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750. ओके, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि शी बाय 3 बैट्स, दैट मींस 3x and 5 balls, that's 5y in 1750, 1750 rupees. Okay, 1750 rupees. Okay, ये सेकंड कंडीशन आ गई. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. ओके, अब की बार कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि नंबर्स बड़े हैं. क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो. यहां मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी रिड्यूस होता हुआ, तो मैं क्या करता हूं, सिंपल यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, उसको वहां प्लेस कर देता हूं, गेट द आंसर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. चलो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y. मैंने 5y को ट्रांसफर किया, अब 3 को डिवाइड कर देते हैं. तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3. ठीक है, समझ गए? ये अपने पास x की वैल्यू आ गई है. ये x की वैल्यू अपन प्लेस करेंगे यहां पर और y की वैल्यूज निकाल लेंगे. समझ गए बच्चों? ओके, लेट्स अज्यूम दैट दिस हैज एन इक्वेशन नंबर, this is equation number 3. So from equation number 3 and equation number 1, what we are doing? So from equation 1 and equation 3. ठीक है, equation 1 is 7x plus 6y. 7x plus 6y is equals to 3800 and we have the value of x as 1750 minus 5y upon 3. 1750 minus 5y upon 3. Am I right?
Yes, fine. So it is 6y is equals to 3800. Now class, listen to me very carefully. Are you thinking to multiply 7 with all the values to get the final answer? Don't do it. Listen to me. What we are going to do over here is we are going to multiply. Definitely we have to multiply, right? But we are not going to multiply it in the regular manner. हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1750, क्योंकि फर्दर बाद में रिड्यूस हो जाएगा, आपका हेल्प करेगा. 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, 35 बाय, और पूरे के अपॉन में कितना है 3, लीव इट एज इट इज, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? आगे चलना. अब मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 3 गया, और अगर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए इंटू 3 लिख दो. मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ जो अपॉन वाला 3 था मल्टीप्लीकेशन वाले 3 से कट जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बेटा था, ये भी किसी काम का नहीं है. चलो, -35 एंड +18 विल मेक -17y. ठीक है, यही होगा, इज इक्वल टू 3800 इंटू 3. कोई कंफ्यूजन है बच्चों? देखते रहना आप. वी हैव 7 मल्टीप्लाई बाय 1750. ये वैल्यूज आ गई. क्या मुझे y की वैल्यूज निकालनी है? मैं इस y को इधर ट्रांसफर करता हूं, इन दोनों को उठा के कर लेता हूं. तो देखना, 7 मल्टीप्लाई बाय 1750 माइनस 3800 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 17y. कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया यहां तक क्या किया मैंने? ओके, अब आगे चलते हैं, देखते रहना ध्यान से. अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 1750 और ये 3800 माइनस 3 इज इक्वल टू 1700. ठीक है, अब ये देखो, ये 25 इंटू 7 होता है ना, और ये 7 ऑलरेडी है, तो मैं लिखता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 250 माइनस 3800 मल्टीप्लाई बाय 3. सुनना ध्यान से, 250 और ये 38 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, देखना, 25 4 100, इधर से 25, इधर से 25 कॉमन आ रहा है ना, देखते रहना. 25 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 10, यहाँ 25 कॉमन लेने के बाद 4, दैट मींस 50 कॉमन आ रहा है दोनों साइड से. ठीक है, देखते रहना क्या कर रहा हूं मैंने दोनों साइड से 50 कॉमन लिया, तो जैसे मैं 50 कॉमन लूंगा ये क्या बन जाएगा, 50 कॉमन लेते हैं. चलो नेक्स्ट वाली साइड पे करते हैं. 50 कॉमन लिया फर्स्ट वाली से, तो जैसे मैंने 50 कॉमन लिया, इधर से देखना क्या बचा बच्चों, 49 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट इज 49 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, इधर से 50 कॉमन लिया, मतलब 2 बचेगा, 13 8 2 76 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, इज इक्वल्स टू 17y. यहां तक यही था, एज इट इज इक्वल्स टू 17y. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 में. चलो अब चलते हैं आगे, यहां तक कैलकुलेशन सॉल्व हो गई है, 50 और ये 17y. अब मुझे इन दोनों को सबट्रैक्ट करके 17 से रिजॉल्व करना है, तो आई हैव रिटन 50 हियर, 49 मल्टीप्लाई बाय 5. 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 250 आता है, 250 में से 5 माइनस कर दो 245 माइनस 76 इंटू 3, 6 3 जा 18, 1 7 3 जा 21 और 2 22 इज इक्वल्स टू 17y. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 28 45 17 आ गया. सब देखना, 245 माइनस 220 दैट 17, इधर से 50 इज इक्वल्स टू 17y, 17 से 17 उड़ गया, 50 इज इक्वल्स टू y. समझ गए? ध्यान से देखो बच्चों, देखो फिर से, अगर आपको लग रहा है कि सर मैं यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 17 से डिवाइड कर लेना. बट चैलेंजेस कब आते हैं बच्चों? चैलेंजेस तब आते हैं जब आपका मल्टीप्लीकेशन, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या इतने बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर रहे हो, तो वहां थोड़े से एरर चांसेस आते हैं. इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं कि अगर आप इतने बड़े मल्टीप्लीकेशन करने में एरर करते हो, तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ऐसी वैल्यूज को कॉमन ले लो जो दोनों में सेम अवेलेबल है, और आपको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, है ना. तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 50. अब ये y की वैल्यूज मैं रख दूंगा इस वाली इक्वेशन में. चलो प्लेस करते हैं. सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y माइनस 5, y इज 50 डिवाइडेड बाय 3. यही है. ठीक है, अब देखना सॉल्व करेंगे. 1750 माइनस 5 5 जा 25 250 अपॉन 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1500 अपॉन 3, आंसर आ गया 500. तो मेरे पास x के लिए कितने आ गए बच्चों 500 और y के लिए कितने आ गए 50. ठीक है, तो x क्या था अपना कॉस्ट ऑफ द बेट एंड y इज कॉस्ट ऑफ द बॉल. ठीक है, तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस द कॉस्ट ऑफ 1
bet is 500 and the cost of one ball is 50, लास्ट में रुपीज प्लेस कर देना बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, है ना, जिसका हम प्राइस परचेज कर रहे हैं या प्राइस पे कर रहे हैं इफ वी आर गोइंग टू परचेज इट. समझ में आ गया? दैट्स 550. हाउ वी कैलकुलेटेड. नेक्स्ट, द टैक्सी चार्जेस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड. कुछ ऐसा है बच्चों, मान लो जैसे आप उबर और ओला गए होगे ना आप लोग, उबर कैब या उबर या ओला कैब हायर करके गए होगे, तो उसमें क्या होता है, जब आप बैठते हो ना कैब के अंदर, तो कैब में बैठने से चार्जेस स्टार्ट हो जाता है. डिपेंड करता है कि आप यहां से, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज उनका बेस चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज बेस चार्ज है, 50 रुपीज में आपको 3 किलोमीटर तक ले जाएंगे. उसके बाद जितने किलोमीटर आप आगे जा रहे हो उस पर किलोमीटर चार्जेस पे करने पड़ेंगे. मतलब 50 रुपीज तो मिनिमम चार्ज आपको देने पड़ेंगे अगर आप कैब में बैठ के उतर जाओ तब भी. सो दिस इज कॉल्ड द फिक्स चार्ज. ठीक है, तो फिक्स चार्ज के अंदर कोई अगर कोई डिस्टेंस कवर करवा रहा है या कोई डिस्टेंस नहीं कवर करवा रहा, दैट्स द सेपरेट केस, है ना. तो यहां पर आपको बोल रहा है कि ये जो टोटल चार्जेस है ना, वो फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस कौन से, जितने डिस्टेंस आप कवर करोगे उसको अकॉर्डिंग वेरी करेगा, है ना. किसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, किसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो वो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा. बट एक फिक्स चार्ज है जो सबको देना पड़ेगा जो भी कैब को बुला रहा है. ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना. द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज. तो फिक्स चार्ज मान लेते हैं x है और वेरिएबल चार्ज, एंड टुगेदर विद द चार्जेस दैट डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस इज 105 एंड द जर्नी 15 किलोमीटर द चार्जेस आर 155. अब ध्यान से देखना, जितना भी डिस्टेंस आप कवर करोगे पर किलोमीटर में मान लेते हैं y रुपीज आपको पे करना है ना. x तो फिक्स चार्जेस सबको देना है, कोई भी कैब हायर करेगा उसको x रुपीज तो देने ही है. ठीक है, बट जो पर डिस्टेंस किलोमीटर चार्जेस हैं दैट आर y वी हैव टेकन. अब अगर कोई जिसने भी कैब हायर किया है वो 10 किलोमीटर तक जा रहा है तो पर किलोमीटर का y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के कितने देगा, 10y. तो 10y रुपीज उसने वेरिएबल चार्ज दे दिए और x रुपीज उसने फिक्स चार्ज दे दिए. इन दोनों को जो कंबाइन करेंगे तो टोटल फेयर आ जाएगा उसका. फिक्स चार्ज कितना पे किया, वेरिएबल चार्ज कितना पे किया, दोनों को कंबाइन करेंगे टोटल फेयर आ गया. अब ये टोटल फेयर 10 किलोमीटर के लिए कितना बोल रहा है क्वेश्चन, 105. समझ गए? ऐसे ही सेकंड वाला जो कैंडिडेट है अगर वो डिस्टेंस कवर करेगा तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट पैसेंजर, और वो जो वेरिएबल चार्ज पे करेगा वो कितना पे करेगा बच्चों, 15 बाय फिक्स चार्ज तो दोनों के लिए सेम ही है ना, x ही रहेगा. ओके, और इसने टोटल अमाउंट पे कर दिया 155. अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस देन द वेरिएबल चार्जेस पर किलोमीटर. ठीक है, फाइंड कर लेंगे. उसके बाद आपको बोल रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. अगर एक 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा अगर ये फिक्स चार्जेस वेरिएबल चार्जेस हैं. तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना. मैं स्टार्ट करता हूं फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज के कॉन्सेप्ट से. तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन मिल गई x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 मिल गई. अब देखना, मैं आता हूं सॉल्यूशन पे. इट सेज दैट लेट द फिक्स चार्जेस आर x and variable charges are y. ठीक है, फिक्स वेरिएबल चार्जेस ले लिया मैंने. अब फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर अ पैसेंजर हैज टू पे x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. ऐसा इक्वेशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 बोल रही है. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर the passenger has to pay x plus 15y, है ना, and that is equals to 155 rupees, and this is our second equation. क्लियर बच्चों? अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकंड में प्लेस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा. इतना सिंपल. चलो तो देखना, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 105 माइनस 10y. ठीक है, अब ये मैं प्लेस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 आपकी है x प्लस 15y प्लस इक्वल्स टू 155. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी. मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 1, ये 1 है, 2 है और ये 3 है. ठीक है, चलो मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया. अब यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2. ठीक है, इक्वेशन 3 से 105 माइनस 10y यहां प्लेस करेंगे तो इट इज 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155. सबट्रैक्ट करेंगे तो 5y 105 को ट्रांसफर कर देंगे तो इट्स 155 माइनस 105
105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 50 एंड दिस इज 5y। वी गॉट y इज इक्वल टू 10। ये y की वैल्यूज आ गई है। अब ध्यान से देखना, ये y की वैल्यू उठा के मुझे कहां रखनी है? इक्वेशन नंबर 3 में, टू गेट द वैल्यू ऑफ x दैट आर फिक्स्ड चार्जेस। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 it's x is equals to 105 minus 10 multiplied by 10. So that's x is equals to 105 minus 100 and finally we'll have 5 rupees. So 5 rupees is the fixed charge and 10 rupees is the variable charge which a customer or a passenger will pay whosoever is taking the cab. Clear? Now let's find out the distance covered. Let's find out the passenger who is traveling for 25 km how much he has to pay. तो देखना इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? We are taking out a condition x plus 25y. समझ गए? x is the fixed charge, 25, y is the variable charge. तो x कितना है बच्चों? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 5 and y की वैल्यू है x is equals to 5 and y is equals to 10. After या लिख देते हैं by placing x is equals to 5 and 10 in the given condition. In the given condition, a given equation. So we're getting 5 plus 25 multiplied by 10. So that's 5 plus 250. Answer आ जाएगा 255. ठीक है? So 255 rupees a customer has to pay whosoever is hiring a cab for a distance of 25 kilometer. Clear बच्चों? समझ गए? तो fixed charge और variable charge को यहाँ separately लिख देना. That fixed charges are 5 rupees. 5 rupees and the variable charges are 10 rupees. ठीक है, ये दोनों हमने प्लेस कर दिया और उसके बाद 25 किलोमीटर डिस्टेंस की वैल्यूज भी निकाल ली है। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, क्या हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है? फ्रैक्शन क्या है ये पता है? नहीं, वो 9/11 हो जाता है ये हमको पता है ना? चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट the numerator and denominator are x and y respectively, है ना? तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x and y है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? Hence the fraction x by y, है ना? x by y फ्रैक्शन हो जाएगा अपना। अब आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर if 2 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 9/11। चलो अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलता है। न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 अगर ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रही है। उसके बाद बोल रहा है if 3 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 5/6। और अगर यही मैं दोनों साइड 3 ऐड कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये 5/6 बन जाएगा, है ना? ये सेकंड कंडीशन है। अब आपको इन दोनों कंडीशन का यूज करके x और y की वैल्यूज निकालनी है तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इट इज 11 x plus 2 is equals to 9 y plus 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 मल्टीप्लाई पे इसी को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं तो 11x इट इज 11x एंड 22 प्लस 9y इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू, या चलो यहीं रहने देते हैं, प्लस 22 माइनस 18 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये वैल्यूज आ गई है। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों? चलो इसको हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो 9y को तो ट्रांसफर कर देंगे 11x प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9y। अब यहां से y डिवाइड कर दूंगा तो 11x प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू y। ये y की वैल्यूज में प्लेस करूंगा आगे। अब मैं सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं। x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, सो इट्स x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 इधर जाएगा 5 इधर आएगा, है ना? तो 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3। ठीक है, चलो स्टार्ट करें मल्टीप्लीकेशन। 6x प्लस 18 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ठीक है, ये आ जाएगा। चलो आते हैं इधर, ट्रांसफर कर दो सारी वैल्यूज। 6x माइनस 5y माइनस 15 हो जाएगा तो प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। और यहां से अपन ने जब वैल्यूज निकाली थी तब -9y हो गया था और -18 हो गया था, उससे 4 आ गया था। और वहां से y की वैल्यूज आ गई थी 11x + 4/9। ये y की वैल्यूज में प्लेस कर दूंगा कहां, जहां से अपन ने भी इक्वेशन निकाली है। तो ये लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, मैंने वैल्यूज निकाली है y की एब्सोल्युटली। सो इट इज 6x - 5। y की वैल्यूज कितनी है बच्चों, 11x + 4/9। दैट इज 11x + 4/9 + 3 = 0। क्लियर। चलो अब देखो 6x एज इट इज है, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिखोगे आप लिखोगे 6x मल्टीप्लाई करेंगे 55x + 5 4 = 20/9। ये ब्रैकेट में एज इट इज कवर रखो अभी, + 3 = 0। ठीक है, ये आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये डिनोमिनेटर वाला 9 है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 9, ये वाला 9 कट जाएगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई बाय 9, और ये 3 आपका 9 से मल्टीप्लाई होके = 0 बनाएगा। ठीक है, तो 9 6 = 54। आगे चलते हैं, तो इज 54x माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 55x - 20 + 9 3 = 27 = 0। ठीक है, ये आया। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x, देखो 54 55 माइनस का x, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 7 = 0। x को ट्रांसफर कर देते हैं तो 7 = x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7। ये x की वैल्यू अपन को प्लेस करनी है कहां पर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। एम आई राइट, इक्वेशन नंबर 3 इट वाज, यस। तो अब 11x + 4/9, so the value of x we are placing 11x + 4/9 = y। ये x की वैल्यू यहां रख देंगे। तो देखो जैसे मैं प्लेस करूंगा ये क्या बन जाएगा, 11 × 7 + 4/9 = y। 11 7 = 77, 77 + 4 81, 81/9 = y। रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यूज आ जाएगी 9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यूज आ गई 9। सो द फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, हेंस द फ्रैक्शन बिकम्स, the fraction becomes 7/9। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेंथी क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो, एक एक करके स्टेप बताए थे। तो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या बोला क्वेश्चन ने कि लेट द फ्रैक्शन बी x and y। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x y एज्यूम कर लिया, तो फ्रैक्शन हो गया अपना x/y। अब आपको बोल रहा था कि अगर x में 2 यानी न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11, और अगर दोनों में 3 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और वैल्यूज आ गई 11x - 9y + 4 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। उसका यूज करके मैंने y की वैल्यूज निकाल ली, बिकॉज वी नो दैट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। फाइन। और सेकंड वाली कंडीशन का यूज करके यहां पर मैंने सेकंड वाली इक्वेशन में वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक और इक्वेशन निकाली, विच इज दिस वन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहां से देखो ये एक जो आपने y की वैल्यूज निकाली थी वो यहां प्लेस कर दी। जैसे मैं प्लेस कर दूंगा इक्वेशन बनेगी इस फॉर्मेट में। अब इस इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये इक्वेशन बनाई, एंड फाइनली आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज, जो मेरे पास फाइनली वैल्यूज आ रही है x की, वो आ गई है x = 7। ये वैल्यूज आ गई। अब ये x = 7 वैल्यू मैंने प्लेस करी लास्ट वाली इक्वेशन में, जहां से हमने ये देखो y की वैल्यूज निकाली थी ना, जो देखो इक्वेशन नंबर 3 में जो y की वैल्यूज निकाली थी यहां पर है ना, उसमें पे मैंने x की वैल्यू प्लेस कर दी है यहां। तो जैसे मैं x की वैल्यू प्लेस करूंगा 7, 11 7 = 77 + 4 81, 81/9 बन गया 9। तो y की वैल्यूज कितनी आ गई 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और इन दोनों को प्लेस करके फ्रैक्शन बना लिया 7/9। समझ गए हो बच्चों, दैट्स हाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्लियर। आ जाए नेक्स्ट वाले पार्ट पे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक और, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है ध्यान से देखो। यहां जेकब लिखा और यहां जेकब का सन लिखा। ठीक है, अभी इन दोनों के प्रेजेंट एजेस लेट्स assume the present ages of Jacob and his son are x and y respectively। ठीक है, तो अब इन दोनों के प्रेजेंट एजेस कितनी है बच्चों, x एंड y। तो इधर मैंने x लिखा और इधर मैंने लिख दिया y। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है,
द एजेस ऑफ जेकब, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 year hence, 5 year hence मतलब अब से 5 year, तो मैं दोनों में 5 years ऐड कर दूंगा। क्या होगा बच्चों, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब की एज अपने सन की एज की 3 times हो जाएगी। किसकी एज 3 times हो जाएगी, जेकब की। तो जेकब की एज कितनी हो गई, 3 times उसके सन की एज से। तो उसके सन की एज को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी ना, बस यही करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसके सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, बन गई इक्वेशन नंबर 1। समझ गए, आगे चलते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले क्या हुआ था, 5 years ago जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। ओके, प्रेजेंट एजेस आते हैं फिर से 7 साल पहले जाने के लिए, अभी तो 5 साल पहले जाने के लिए देखे ना अभी करंट एज क्या है। तो 5 years ago दैट मींस -5 5 years ago द जेकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब की एज 7 टाइम थी उस टाइम पे, तो उसके सन की एज को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेकब की एज आ जाएगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो अभी उनके प्रेजेंट एजेस बतानी है बच्चों। ये कंडीशन दोनों समझ में आ गई, इन दोनों कंडीशन को ही सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं आता हूं फर्स्ट कंडीशन पे। इट सेज x plus y, x plus 5 is equals to 3y plus 5, और it is x plus 5 and x minus 5 and y minus 5. It was x minus 5 is equals to 7, y minus 5. ठीक है, ये दोनों कंडीशन है, इनको सॉल्व करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। तो ध्यान से देखो क्या करते हैं बच्चों। इट इज x plus 5 as it is, we are writing it as 3y plus 15। ठीक है, ट्रांसफर कर दो इधर, x minus 3y और 5 को उधर भेज दो, तो 15 minus 5, तो इट बिकम्स x minus। अब देखो सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं, तो इट इज x minus 5 is equals to 7y minus 35। तो देखो 7y, एक काम करते हैं पहले 7y को ट्रांसफर करते हैं, 7y और 5 को उधर भेज दो, तो इट इज -35 plus 5, मिक्स इट -30, सो इट इज x minus 7y is equals to -30। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बना ली मैंने। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के वहां प्लेस कर दूंगा और आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, x is equals to 3y plus 10 बन गया, ये x की वैल्यू मैं प्लेस करूंगा वहां, तो क्या रखेंगे अपन रखेंगे 3y plus 10 minus 7y is equals to माइनस का 30। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस का 4y, 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो इट इज -30 minus 10, तो इट इज -4y is equals to -40। इससे माइनस से माइनस रिड्यूस किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, और ये y की वैल्यू उठा के मैं यहां रख देता हूं, x की वैल्यू आ जाएगी, तो इट इज x is equals to 3 multiply by 10 plus 10, तो x is equals to 30 plus 10 and x is equals to 40। तो x क्या अज्यूम किया था बच्चों हमने, x हमने अज्यूम किया था जेकब की एज, और y अज्यूम किया था हमने उसके सन की एज। तो दोनों की एजेस कैसे आ गई हैं, द एज ऑफ, यहां लिख देते हैं, therefore Jacob's age is 40 years and his son's age is 10 years। ठीक है, तो जेकब की एज कितनी आ गई बच्चों 40 इयर्स, और उसके सन की एज कितनी आ गई 10 इयर्स, क्योंकि x और y नहीं पूछा था, आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था वैल्यू ऑफ एजेस ऑफ जेकब एंड हिज सन। कोई कंफ्यूजन बच्चों, वी हैव कवर्ड ऑल द 6 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको सारे क्वेश्चन, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स एक एक करके ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में चांसेस हैं कि लिखा हुआ नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या एलिमिनेशन से सॉल्व करो, चांसेस ऐसे हैं नहीं लिखा आएगा, बट फिर भी वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी कंडीशन। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से पूछे, आपको दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करोगे एंड 100 लाके दिखाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।